दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक विमला नाम की औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है होम एंड द वर्ल्ड। इस कहानी को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कहानी है 3 कैरेक्टर्स की, निखिल, विमला और संदीप। विमला जो कि एक गरीब बैकग्राउंड से थी, गरीब फैमिली से आती थी, उसकी एक जमींदार फैमिली में शादी हो गई निखिल के घर में। अब विमला अच्छी तरीके से जानती थी ना तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही इतनी कोई खास गुड लुकिंग, लेकिन एक क्वालिटी थी इसके अंदर। ये एक डिवोटेड वाइफ थी, यानी निखिल की हर नीड को पूरा करती थी। ज़रूरत पड़ने से पहले ही वो हाजिर रहती थी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत ट्रेडिशनल थी, यानी पुरानी महिलाओं की तरह रहना इसको पसंद था। जैसे सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, सारे काम करना, माथे पर सिंदूर डालना, ये सब चीज़ें उसको बहुत अच्छे से आती थी। जहाँ तक इसके हस्बैंड निखिल की बात है, वो अपनी आइडियोलॉजीज में बहुत पक्का आदमी था, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन फॉलो करता है ये आदमी। लेकिन इसके पीछे भी वजह है जी। दरअसल इसके माँ बाप तो है नहीं, इसको इसकी ग्रैंड मदर ने पाला है। इसका भाई भी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से गुजर गया। यही सर्कमस्टेंसेस थी जिसकी वजह से इसने इस चीज़ को चुना कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। गांव में किसी भी गरीब को कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये सबसे पहले खड़ा रहता है और अपनी तरफ से जितना हो सके, जितना बन पड़ता है उतनी हेल्प करता है। और कहा जा सकता है कि इसकी सोच भी बहुत खुली हुई है। वो अपनी वाइफ को पूरी फ्रीडम देता है, कहता है जो करना चाहो वो करो, तुम जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो, जो सीखना चाहती हो वो सीखो, जो करना चाहती हो वो करो। इवन इसने अपनी वाइफ बिमला को पियानो सिखाने के लिए एक टीचर रख दिया। यहाँ निखिल की जो बहन है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसका भाई उसकी भाभी को इतनी फ्रीडम देता है। वो जब भी मौका मिलता था अपनी भाभी को ताने मारती थी। निखिल ये सब जानता था, देखता था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता था, इग्नोर करता था। दरअसल निखिल खुले विचारों का है, मैंने आपको बताया। वो अपने बराबर ही बिमला को मानता है। वो सब कुछ बताता है, अपने बचपन के बारे में बताता है, उसे जो भी उसने सीखा जिंदगी में सबके बारे में बताता है। इवन वो तो अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद में कलकत्ता जाना चाहता था इसके साथ में, कि चलो कलकत्ता चल के पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बिमला ने मना कर दिया कि मैं कलकत्ता नहीं जा रही। अब ये बंगाल की कहानी है दोस्तों। बंगाल में उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। वंदे मातरम की आवाज़ें बहुत मशहूर हो रही थी उस वक्त जो भी लोग स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे वो लोगों से प्रे कर रहे थे, अर्ज कर रहे थे कि आप लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करो। निखिल ने भी उनके कहने पर खुद के घर में बनी हुई चीज़ें, यानी इंडिया में बनी हुई चीज़ें यूज़ करना शुरू की, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। भाई देश में बना हुआ सामान उस वक्त महंगा भी तो था, इतना आसान थोड़ी था गरीब आदमी के लिए अफोर्ड करना। भाई वो तो कर सकता था, लेकिन उस वक्त के गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर सकते थे इन चीज़ों को? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो उस वक्त यहाँ पर इंडिया में कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, तो प्रोड्यूस करने में मेहनत बहुत लगती थी, पैसा बहुत लगता था। इस वजह से कॉस्ट महंगी पड़ती थी सामान की। फिर भी निखिल अपनी तरफ से जो कर सकता था वो कर रहा था स्वदेशी मूवमेंट के लिए। अब ये वो टाइम था जब निखिल की वाइफ बिमला ने पहली बार संदीप का नाम सुना। ये संदीप कौन था? निखिल के बचपन का दोस्त। बिमला को शुरू में उस आदमी को देखकर ऐसा लगा, संदीप को देखकर ऐसा लगा जैसे ये कोई मनी माइंडेड आदमी है जो निखिल के आसपास इसलिए रहता है ताकि उसकी नीड्स पूरी होती रहें। लेकिन खैर जो भी था, उस वक्त स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा पावर में था, तो बिमला को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा स्वदेशी मूवमेंट में। इवन उसने अपने पति निखिल को बोला कि मैं अपने सारे विदेशी कपड़ों को जलाने जा रही हूँ। और मिस गिल्बी जो कि मेरी इंग्लिश टीचर है, इसने निखिल ने ट्यूटर रखी थी इंग्लिश टीचर इसको पढ़ाने के लिए, उसको भी इसने निकलवा दिया निखिल को जोर देकर। अब निखिल ने कहा लॉजिकल बात करो, तुम्हें ये कपड़े जलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे पहनना बंद कर दो। और इसके अलावा भाई तुम्हें इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी डिस्ट्रक्टिव एक्साइटमेंट के अंदर। अब बिमला को रियलाइज़ हुआ कि इसको, निखिल को, कोई ज़्यादा खास एक्साइटमेंट है नहीं स्वदेशी मूवमेंट की। पहली बार बिमला की इस संदीप के साथ में मुलाकात तब होती है जब संदीप इनके पड़ोस में आता है लोगों से स्वदेशी यूज़ करने के लिए अर्ज करने, उसके फॉलोअर्स के साथ में। उस वक्त गली में बहुत ज़्यादा शोरगुल था, बहुत क्राउड था, सब चिल्ला रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस वक्त बिमला ने नोट किया कि इस संदीप की अच्छी कमांड है लोगों पर, कि क्राउड को ये जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकता है। जैसे जैसे वो बोलता था भीड़ एनर्जी में इधर की उधर हो जाती थी। उस वक्त संदीप ने एक स्पीच देना शुरू की, वो सुन रही थी। जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे बिमला कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है उसकी स्पीच सुनकर, और वो संदीप की एक बहुत बड़ी फैन बन चुकी है। उस वक्त उसके ख्यालों में न जाने क्यों
अब संदीप और संदीप की बातें चलती थी बस। निखिल ने भी फील किया कि जब से बिमला बाहर जाने लगी है उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ ना बोलना, चुप रहना बेहतर समझा कि चुप रहता हूं, शायद ये बदल रही है, अपने ट्रेडिशनल वेज से बाहर आ रही है। वो संदीप के ख्यालों में ऐसे खो गई थी कि पूछो मत। उसने तो एक दिन खुद हिम्मत करके निखिल से बोल दिया कि क्यों ना हम संदीप बाबू को डिनर के लिए बुलाएं। निखिल ने बिमला की ये बात सुनकर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला लेकिन वो शायद कल कहीं बाहर जा रहा है। तो इस पे बिमला बोली, क्या कल ही उनका जाना ज़रूरी है? क्योंकि मैं सच में उनको डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है। निखिल ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज था, क्योंकि आज तक कभी भी बिमला हमेशा निखिल के दूसरे दोस्तों से दूर भागती थी, लेकिन आज वो किसी फ्रेंड को खुद इनवाइट करने के लिए बोल रही है खाने पे। अब अगले दिन क्या होता है, बिमला बहुत एनर्जी में थी, मतलब बहुत एक्साइटेड थी ऐसे आदमी से मिलने के लिए जिसकी स्पीच का उस पर बहुत असर हुआ था। उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसको नोट किया, उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन बिमला ने उसे इग्नोर किया कि ये तो बोलती रहती है। लेकिन जब वो संदीप से मिली तो बहुत ज़्यादा शर्मा गई। उसने बस इतना ही कहा कि डिनर तैयार है। अब इस पर संदीप ने भी बिमला की तारीफ कर दी, कह दिया कि डिनर तो मैं रोज़ ही करता हूँ, लेकिन कोई गॉडेस मेरे सामने खड़ी हो तो डिनर अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिमला ने उसकी बातों पर फोकस किया। उसने फील किया कि ये आदमी उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे बहुत लंबे टाइम से किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। वो संदीप की हर बात को ध्यान देकर सुन रही थी, लेकिन बात अगर आइडियोलॉजी की आती है तो यहाँ पर संदीप और निखिल की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। संदीप कहता है बिमला से कि तुम्हारे पति निखिल की आइडियोलॉजी वंदे मातरम को लेकर के कुछ ऐसी है जो कि मुझे पसंद नहीं है। निखिल बोलता है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि देशभक्ति के नाम पर देश को ही नुकसान पहुंचाया जाए। इस पर संदीप पूछता है बिमला से कि तुम क्या सोचती हो इस बारे में। और मैंने आपको बताया कि बिमला थोड़ी स्वदेशी की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी। उसने बस इतना बोला कि गलत चीज तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अपने देश में, मैं अपने देश को दुर्गा माता की तरह देखती हूँ। संदीप ने उसकी ये बात सुनने के बाद अपना हाथ हवा में उठाया और चिल्लाया, ये हुई ना बात, और चिल्ला के बोला वंदे मातरम। तो इस पर निखिल बोलता है, अपनी राय प्रकट करता है, कहता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं जिसमें कोई दैवीय शक्तियां हूं, मैं एक इंसान हूं और मैं अपने अंदर ऐसी कोई चीज आने नहीं दूंगा जिससे मेरी कंट्री की इमेज बाहर खराब हो। तो इस पर संदीप क्या बोलता है, देखो निखिल, एक औरत का दिल जो होता है कितना साफ होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और संदीप बिमला की तरफ देखता हुआ बोला कि आपके अंदर एक ऐसी आग है जो इस दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। और एक औरत को क्या चाहिए होता है, बस उसकी कोई तारीफ कर दे, चाहे वो तारीफ झूठी ही क्यों ना हो। वो संदीप के अंदर डूबती चली गई। अब संदीप बिमला से इतना ज़्यादा फ्रैंक हो चुका था इन दिनों कि वो उस वक्त भी उसके घर में आ जाता था जब निखिल घर में नहीं होता था। अब दोस्तों, निखिल कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको समझ में सब कुछ आता था, लेकिन वो बस देख रहा था चीज़ों को, बाहर भी, स्वदेशी मूवमेंट को भी, और घर में भी उसके जो कुछ हो रहा था। बिमला ने भी नोट किया कि निखिल सब कुछ इग्नोर कर रहा है। संदीप से जब भी उसका आमना सामना होता था, निखिल उसे इग्नोर करता था। एक दिन संदीप और उसकी भीड़ आई निखिल के पास में और उससे डिमांड करने लगी कि आपको जो भी फॉरेन आइटम है उन सबको बैनिश कर देना चाहिए। लेकिन निखिल ने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। उसने अपना लॉजिक भी दिया कि गरीब लोग कैसे अफोर्ड करेंगे तुम्हारे स्वदेशी सामान को, लेकिन लोग उसकी सुनने वाले कहाँ थे, उनके ऊपर तो स्वदेशी मूवमेंट का बुखार चढ़ा हुआ था। निखिल ने बस इतना कहा कि तुम सारे के सारे कावर्ड्स हो, तुम लोग अच्छी वेल टू डू फैमिली से आते हो और तुम फोर्स कर रहे हो गरीब आदमी को वो चीज़ लेने के लिए जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मैं बिल्कुल भी बैनिश नहीं करूंगा फॉरेन आइटम को, क्योंकि गरीब लोग इसी पर रिलाय करते हैं। संदीप और उसका ग्रुप पूरी कोशिश कर रहे थे कि शहर में जितने भी लोग हैं सबको स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा बनाया जाए। वो सब पर पेनल्टी लगाते थे, शॉपकीपर्स पर पेनल्टी लगाते थे अगर वो फॉरेन आइटम बेच रहे थे तो। लेकिन इन सब चीज़ों में पैसा बड़ी नीड थी। संदीप को पैसे की ज़रूरत थी। संदीप पैसा कहाँ से लेता, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा था नहीं। उसके पास एक ही सोर्स था जहां से वो मनी मांग सकता था। उसने फैसला किया कि वो बिमला से पैसे मांगेगा। उसने बिमला को सिर्फ इतना कहा कि सक्सेस दरवाजे पर आकर खटखटा रही है, बस दरवाजा खोलने की देरी है। मुझे सिर्फ 50,000 रुपयों की जरूरत है अपने देश के लिए।
हमारे देश के लिए, क्योंकि ये वक्त पैसा कबर्ट में रखने का नहीं है जब कंट्री की बुरी हालत है। ये हमारा भी तो देश है ना, हमें भी तो कुछ करना होगा देश के लिए। वो बहुत कंफ्यूज हो गई। वो संदीप को मना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि 50,000 रुपए की रकम उस वक्त बहुत बड़ी होती थी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो निखिल से पैसे मांग नहीं सकती थी और चोरी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आखिर उसने फैसला किया कि ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करे, चाहे पैसे देकर ही सही। संदीप अच्छे से जानता था कि बिमला उसके कंट्रोल में है, उसकी बातों के कंट्रोल में है अच्छी तरह से। वो बिमला से पैसे निकलवाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को एज एन इमोशनल टूल इस्तेमाल कर रहा था। उसने क्या किया, अपनी ज्वेलरी ली और उसको बेच दिया, और जो बचे हुए पैसे थे वो कहाँ से आएंगे? ऑफ कोर्स निखिल की तिजोरी से। और पैसा मिलने के बाद ये ग्रीडी आदमी संदीप क्या करता है? भाग जाता है। जो संदीप हमें कहानी की शुरुआत में एक अच्छा लीडर लग रहा था, वो एक धोखेबाज निकला। संदीप के वहां से जाने के बाद में बिमला को रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसे यहां पर रियलाइज होता है कि वो एक धोखेबाज के चक्कर में अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी। उस पति को जिसने उसका कदम कदम पर साथ दिया, उसे हर चीज़ के लिए इनकरेज किया, उसे इंग्लिश सीखने के लिए इनकरेज किया, उसे पियानो सिखाया, जाने क्या क्या किया, कदम कदम पर साथ दिया, उसे वो धोखा देने वाली थी। वो निखिल से माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन निखिल किसी आसपास में एक दंगा होता है उसमें उलझ जाता है। बिमला को टाइम नहीं मिल पाता उससे माफ़ी मांगने का। वो सोचती है कि जब भी ये वापस आएगा तब मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। लेकिन 2 घंटे गुजर गए, निखिल लौट कर नहीं आया, और 2 घंटे बाद निखिल को भीड़ स्ट्रेचर पर लेकर आती है। बिमला निखिल को देखती है और रोने लगती है बड़ी बुरी तरह से। निखिल को भीड़ ने बहुत पीटा था। निखिल की क्या हालत हो गई थी। वो निखिल के पास बैठी रोती रहती है, और यहीं पर ये कहानी खत्म होती दोस्तों। कहानी के राइटर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कोई हिंट नहीं दिया है कि आगे निखिल जिंदा रहता है या नहीं। इसी के साथ ये नोवेल यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।